तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी सीजीएल 2024 में जो आपका सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें टीयर 1 में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं। और इसको एनालाइज करने का मोटिव क्या है भाई, कि आने वाले आपके जो भी एग्जाम्स हैं, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई जो भी एग्जाम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो कंसेप्ट होते हैं वो रिपीट करते हैं। और एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करता हूं तो 2025 का एग्जाम आपको पता है कि आने वाले समय में 2-3 महीने में आपका सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम कंडक्ट होना है। तो उसके लिए सीजीएल 2024 के टीयर 1 के मैथ्स या टीयर 2 की बात करें तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए सीरीज में लेकर आ रहा हूं। कल की क्लास में 8th क्लास थी, कल की क्लास में हम लोगों ने 12 सितंबर 2024 में सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके पूरे 25 क्वेश्चन देखे थे। और आज की क्लास में हम लोग 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट को पूरा देख रहे हैं। तो ध्यान से पूरे 25 क्वेश्चंस देखिएगा। मैं कंसेप्ट के साथ साथ आपको जो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है उसके साथ इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो भाई पेन कॉपी लेकर बैठे, टाइम पास नहीं करें, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें। अभी भी आपके पास समय है भाई। जो भी भाई ये सोच रहे हैं कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाए फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, भाई वो समय कभी भी नहीं आता है। भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, भाई जो बच्चा आज की डेट में पढ़ रहा है ना भाई उसी का सिलेक्शन होगा। और जो आज नहीं पढ़ रहा और ये सोच रहा है ना कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसका वेट कर रहा है ना भाई, उसी को आगे जाकर रिग्रेट होता है कि काश में पढ़ लेता। भाई जिस दिन आपका जो रिग्रेट होता है ना, दो दो तरीके के आपको दर्द होते हैं। एक तो डिसिप्लिन में रहने का दर्द होता है, दूसरा आपको अपने आप को एक रिग्रेट का दर्द होता है, ठीक है। जब आप कोई चीज को डिसिप्लिन में रखकर आप करते हैं, लाइक अगर आप अभी पढ़ाई करेंगे ना, तो जो आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर पढ़ाई करने में जो मेहनत होगी, जो दर्द होगा उसमें, और जो रिग्रेट में दर्द होगा, अगर आपको रिग्रेट में दर्द ज्यादा होने लगेगा ना भाई, जिस दिन आपको रिग्रेट ज्यादा होने लगेगा ना उस दिन आप डिसीजन में अपने आप को डिसीजन में रखने लगेंगे। तो जिस दिन पेन ऑफ रिग्रेट बड़ा हो जाएगा उस दिन आप अपने आप को डिसीजन में रखने लगेंगे भाई, डिसिप्लिन में रखने लगेंगे। तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, प्रॉपर तरीके से अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं भाई। ये वेट ना करें कि कब कैलेंडर आएगा, कैलेंडर को जब आना होगा तब आएगा। अगर आपके अभी मॉक टेस्ट में 200 में से 170 नंबर आ रहे हैं तो मान सकता हूं कि आप ये वेट कर सकते हैं कैलेंडर का। अगर आपके 170 160 नंबर नहीं आ रहे हैं भाई, तो अभी भी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं सीजीएल का डे बाय डे कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। अभी हाल ही में सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है, 90% कट ऑफ गया है। आपने देखा होगा पोस्ट वाइज 90% अप्रॉक्स इसका कट ऑफ चले गया है। तो आपको सोचकर थोड़ा सा डर भी लगना चाहिए। और पोस्ट डे बाय डे कम होती जा रही है, वैकेंसीज कम होती जा रही है, तो समय से भाई जॉब ले लीजिए। आगे जाकर नहीं पता कि सीजीएल अपना पैटर्न चेंज कर देगा, क्या कर देगा, इसलिए बेटर समय अभी है, पढ़ाई करने बैठ जाइए। 2025 का मौका बिल्कुल आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। नई पोस्ट भी उसमें ऐड हुई है तो वैकेंसीज 15,000 के समथिंग आने का चांस है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए भाई। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर करिएगा अपने भाई लोगों से, ठीक है। ये प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर इज, क्या होगा। देखिए पहले प्रथम 46 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एवरेज अगर हमको निकालना है ना भाई, तो सबसे पहले सम देखिएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एन नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में 2n+1 अपॉन में 6, ये होता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं यहां पर इनका एवरेज निकालिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालने का बोलूं तो वो क्या होगा भाई। आपको पता है कि जितनी संख्या होती है, जितने नंबर्स होते हैं, सम अपॉन में उतने नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो ये टोटल नंबर कितने होंगे भाई, टोटल एन नंबर है ना, एन नंबर हमने बोला, तो एन से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बन रहा है एवरेज का, तो आप बोलेंगे सर वो बन रहा है एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में 2n+1 अपॉन में 6। बस इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 46 नेचुरल नंबर है भाई, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 46, बस पुट कर दीजिए 46। अच्छा एन तो कट गया ना, 46+1 और इंटू में हो जाएगा 2 इंटू में 46+1 अपॉन में 6। तो क्या आ जाएगा अपना 47 इंटू में 46 दूनी 92 और एक 93 अपॉन में 6। 3 2 6, 3 3 9, 3 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 31 7 कितना होता है, 210 और 7, 217 का 7 हो जाएगा, 21 यहाँ आ जाएगा। 31 4 कितना होगा, 124, 125 तो 145, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 728, 728.5 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, एक पर्सन ने कुछ मनी उधार लिए, 1 मिनट रुकिएगा,
हाँ, एक पर्सन ने कुछ मनी उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है, साधारण ब्याज पर। 4 साल बाद ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी, मतलब जो वो देता है वो 9/5 देता है। देखिए भैया, कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि कोई व्यक्ति पहले था कुछ और किसी के आने से वो अपने आप का मैं बोलता हूँ 5/7 गुना हो गया, 5/7 गुना हो गया, अपने आप का 5/7 गुना हो गया, मतलब दुखी हो गया। तो क्या हुआ सर इसमें, मतलब वो पर्सन अगर पहले 7 था तो अब वो 5 हो गया, ये होता है इसका मतलब। तो यहां पर ये बोला कि अगर कोई मनी 9/5 करके रिटर्न कर रहा है, मतलब पहले वो मनी कितनी थी, 5 थी, और अब वो कितनी रिटर्न कर रहा है, 9 रिटर्न कर रहा है। तो भैया पहले मनी 5 थी, मतलब ये प्रिंसिपल था, और ये था अमाउंट, मतलब ये था मूलधन, और ये क्या था, मिश्र धन, ठीक है, मतलब ब्याज लगने के बाद। तो इसको टोटल कितना ब्याज लग गया, तो आप बोलेंगे सर 4 ब्याज लगा। कितने पर ब्याज लगा सर, 5 पर। 4 ब्याज लगा 5 पर, परसेंट में जाने के लिए कितना, 100 का। तो टोटल कितना ब्याज लग गया भैया, तो आप बोलेंगे सर इसको अगर मैं 4/5 मतलब 80 होता है, 80%, 80% ब्याज निकला, या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आएगा, देखिए 20 से 80% ब्याज निकला। लेकिन ये 80% ब्याज आपको 4 साल में मिल रहा है। आपसे क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है भाई, प्रति वर्ष, मतलब हर एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को ही हम रेट परसेंट बोलते हैं। क्या बात समझ में आई। तो सर परसेंटेज में मिलना तो ये तो 100 रुपए पर ही मिल रहा है, लेकिन ये 4 साल में मिल रहा है। रेट की डेफिनेशन क्या होती है, हर एक साल में। तो 4 साल में अगर 80% मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा भाई, 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 80/4 मतलब 20% इसको ब्याज मिल रहा होगा, 20% ब्याज मिल रहा होगा। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता है भाई, तो एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है सर यहाँ पर, तो आप बोलेंगे 4। प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 5। रेट कितना है, रेट ही तो निकालना है। टाइम कितना है सर, 4 साल अपॉन में 100। 5 4 जा 20, 25 जा 5 4 जा 20, तो रेट परसेंट 20 आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए था, इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो बताइए इसका डिस्काउंट कितना है। एक बात बताइएगा, 180% का आपको 15% निकालना है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 180 का 15 वो परसेंट रिमूव करके नीचे 100। सुन सा बसुन प्यार की धुन, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 9 जा 9 3 जा 27। तो ये तो आ गया 27%। इसको दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर, कि 180 का 15% निकालना है। तो मैंने कल आपको बताया था कल की क्लास में कि किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो वो कैसे निकलता है, कुछ नहीं, एक जीरो उड़ा दो तो वो उसका 10% हो गया। अच्छा हमको तो 15% लिखना ना, तो इसका ही 5% क्या हो जाएगा सर, जो 10% है उसका आधा ही तो 5% होगा। तो ये टोटल अगर मैं जोड़ दूं तो 10 और 5 15% हो जाएगा, कितना, 27। तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है DEF, एक ट्राइंगल है भैया, हम क्रिएट कर लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, जिसका नाम है क्या, D फॉर डफर, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फ्रॉग। देखिए, तो बाइसेक्टर ऑफ डी, दी बाइसेक्टर ऑफ डी, बाइसेक्टर क्या होता है भाई, जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है उसको हम बाइसेक्टर के नाम से जानते हैं। तो बाइसेक्टर जो है डी का, वो साइड EF को N पॉइंट पर कट करता है, N नाम की एक बिंदु पर कट करता है। कोई बात नहीं सर, कट करना कोई बात नहीं, कटता सभी का है। यहाँ पर डी दिया हुआ है 36, डी मतलब ये दिया हुआ है 36, DF दिया हुआ है 40, आपको EF दिया हुआ है 38। आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ NF, NF की लेंथ निकालना ये। भाई एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें कोई ट्राइंगल में अगर एक लाइन जो कि एंगल बाइसेक्टर है, अगर सामने वाली साइड को बांट रही है, तो वो उसी हिस्से में बांटेगी जिस हिस्से में ये होगा। मान लो ये x सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर है, तो ये जो साइड है इनका रेशियो भी XY होगा। ये कौन सी थ्योरम होती है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम इसको बोलते हैं। एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम से ये कंसेप्ट आता है। तो सर यहाँ पर ये जिस रेशियो में ये होंगे, हम देख लेते कितने में हो रहे हैं सर, ये 4 9 36, 4 10, तो ये भी सर 9:10 में ही डिवाइड होगा। आपको क्या निकालना है सर, लेंथ ऑफ NF, NF मतलब ये हिस्सा कितना होगा, तो टोटल 19 हिस्सा है, तो सर हमको 38 का कितना हिस्सा निकालना है, 38 का, ये 38 का कितना, 10/19 का हिस्सा फाइंड करना है। तो 19 2 जा 38, 2 10 जा 20, तो 20 इसका आंसर है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ 44 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर आपको एक टुकड़ा है, एक सर्कल है, सर्कल का एक सेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर मतलब होता है एक हिस्सा, लाइक आपका पिज्जा होता है ना, पिज्जा के शेप का। यहाँ पर बोला गया है कि इसकी जो एंगल ऑफ आर्क, उसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, जिसमें सेंट्रल एंगल बनता है 30 डिग्री का, ठीक है, मध्य कोण। आगे क्या बोला जा रहा है आपसे, एरिया निकालना भैया। अच्छा ये आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको पता है कि सर्कल का पूरा जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, होता है।
लेकिन उसमें से भी कितना 30वें हिस्से का सरकमफेरेंस मतलब इतना ही टुकड़ा, तो वो कितना होगा सर 30वें डिग्री का, तो 30 डिग्री कितने में से, टोटल 360 में से इतना हिस्सा निकालना है, उसकी वैल्यू वो बोल रहा है 44 सेंटीमीटर है। तो यहां से 2 इंटू में हो जाएगा 22/7 इंटू में रेडियस, और इंटू में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, तो आप बोलेंगे 1/12 बार में पूरा कट रहा है इक्वल टू 44। भैया 22 2 ज़ा 44 से ये 44 कट गया, 7 और 12 उधर जाएगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7 × 12, जिसका मतलब होता है 12 7 × 84 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस आ गई। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया अगर पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 84 इंटू में 84। ठीक है, तो और दूसरा इसका हिस्सा कितना है भाई, इसका कितना हिस्सा निकालना है हमको भाई, ये इसको डायरेक्ट 1/12 लिख दूं, तो इसका 1/12 हिस्सा निकालना है। 12 7 ज़ा 84, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1848। ये आपका आंसर है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। 2 पाई आर ये होता है पेरीमीटर, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट गया, एक रेडियस कट गई, तो 2:R होता है। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 44, मतलब 22 गुना। ठीक है, पेरीमीटर रेडियस आपको क्या बोला है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, 2 इंटू पेरीमीटर दिया हुआ है आपको। आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ, देखिए बहुत सही तरीका बता रहा हूँ आपको, इसका एक और तरीका बता देता हूँ, देख लीजिएगा इसको, फिट बैठ रहा है वो इसमें। हमेशा ध्यान रखिएगा सर्कल के पेरीमीटर और एरिया का रेशियो क्या होता है भाई। अगर मैं सर्कल के पेरीमीटर और एरिया में एक रिलेशन बनाना चाहूँ, आप रिलेशन बनाना जानते हैं भाई। अगर सर्कल के पेरीमीटर में और एरिया में मैं रिलेशन बनाता हूं, तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कब, जब भैया सेम एंगल का मतलब सेम ही टुकड़े का निकल रहा हो तब की बात है। ठीक है, तो यहां से पाई कट गया, रेडियस से एक रेडियस कट गई, तो यहाँ पर 2:R आ रहा है, ये आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ भाई 44 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क है, तो यहां से हमको सबसे पहले तो क्या निकालना भाई, 2 पाई आर थीटा बाय मतलब 30/360 की वैल्यू कितनी दी हुई है 44। तो यहां से अगर मैं रेडियस निकाल लूंगा, तो कट पिट के रेडियस हमारी कितनी आ रही थी 84, आपको मैंने पहले सॉल्व करके बताया हुआ था 84 आ रही है। यहां पर देखते हैं, हमने उसने बोला है कि लेंथ जो दी हुई है 44 दी हुई है, पेरीमीटर जो दिया है वो 44 दिया हुआ है, कितने गुना 22 गुना है ना, और रेडियस अभी फाइंड हो गई 84। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया का ही तो रेशियो चल रहा है, तो एरिया कितना होगा, इसका भी कितने गुना होगा, इसका भी कितने गुना होगा 22 गुना। तो 84 का 22 गुना निकालना है, 84 का 22 गुना निकालेंगे तो वो यही आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं। स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली। इफ 30% ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी आर फीमेल, डी डिपार्टमेंट में 30% एम्प्लॉय फीमेल्स हैं, तो बोल रहा है मेल कितनी भैया। देखिए डी डिपार्टमेंट में अगर 30% फीमेल है तो 70% मेल रहे होंगे, मेल कितने 70% रहे होंगे। तो सबसे पहले सर डी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं वो तो निकाल लें। टोटल एम्प्लॉय अगर बोलते हैं तो वो हो रहा है 20,000, 20,000 एम्प्लॉय है, उसमें से भी डी में कितने 30% है। तो इसका अगर मैं 30% निकालता हूं इस तरीके से परसेंट हटाकर, भाई तो पहला तरीका तो ये सॉल्व करके, दूसरा आपको डायरेक्ट मैंने बताया था किसी नंबर का 10% निकालने का तरीका क्या है, एक जीरो हटाओ तो लास्ट में जो बच रहा है वही। तो 2000 10% हो गया, 30% मतलब उसका 3 गुना, तो कितना 6,000। 6,000 हमारा क्या आ गया कि डी में कितने एम्प्लॉय है, लेकिन उसने क्या बोला है हमको मेल निकालना है। तो भैया इसका भी 70% निकालना है। अब इसका 70% थोड़ा सा मन में ओरली निकालिए, किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना तो एक जीरो लास्ट से उड़ाइए, तो कितना 600 हो गया। अब 600 का कितने गुना, 70% अगर निकालना है तो 600 तो 10% है भाई, जो 10% की वैल्यू है वो 600 आ गई ना यहाँ से डायरेक्ट। तो अगर 70% निकालना है तो क्या होगा भाई 7 गुना, तो कितना हो जाएगा 4200, 7 गुना 4200। समझ में आ गया भाई। देखिए कैलकुलेशन सभी को करना आता है, लेकिन आपको जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ ना, आपको कहीं ना कहीं ये सीखना पड़ेगा एग्जाम में जाने से पहले। क्वेश्चंस हर किसी को आते हैं भाई। 1 घंटे का समय जो आपको मिलता है ना, उसमें से अगर आपको 2 घंटे का समय दे दिया जाए ना, हर कोई पेपर को सॉल्व कर लेगा, 1.5 घंटे में भी हर कोई सॉल्व कर लेगा। लेकिन बात है यहाँ पर समय की, समय पर आपको सॉल्व करना है। और कहा जाता है कि भाई समय की ही कीमत होती है। जो अखबार मॉर्निंग में 10 रुपए का बिकता है ना भाई, इवनिंग में उसकी कीमत 10 रुपए किलो हो जाती है। तो इसकी बात ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान रखना भाई। हमेशा समय की कीमत होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। ठीक है, और आप जिस पद पर हैं उसकी कीमत होती है। हमेशा प्लेस वैल्यू की कीमत होती है, फेस की कीमत नहीं होती है।
मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, तो हमेशा प्लेस वैल्यू की कीमत होती है, फेस वैल्यू की नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम प्लस एन की वैल्यू दी हुई है और ये निकालना भाई। जब भी क्यूब का पैटर्न देखो तो थोड़ा सा घंटी बजना चाहिए कि क्या यहां पर भी इस तरीके का कोई फॉर्मेट बन पाएगा। मैं बोलता हूं सर यहां पर अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 16 और 8 में, इसको क्या 16 प्लस 8 लिख दूं तो चलेगा। अब 16 को अगर मैं ले जाऊंगा तो एम माइनस 16 प्लस एन माइनस 8 ऐसा लिख सकता हूं, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, इसको उधर ले गया तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं यही फॉर्मेट बन गया, इसका ही तो क्यूब बन रहा है, इसका ही तो क्यूब बन रहा है। एक फॉर्मूला होता है कि अगर ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, कुछ भी हो, आपसे बोला जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालिए, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है भाई। तो अगर आपको यहां पर देखिए ये ए प्लस बी ही तो है ना एक प्रकार से, तो इसकी वैल्यू अगर जीरो दी हुई है, तो मतलब इसकी जगह अगर जीरो आ जाएगा तो आगे कुछ भी हो सर, जीरो का मल्टीप्लाई होने पर इसकी वैल्यू जो क्यूब वाली है इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो यहां पर इसका क्यूब निकालना तो वो भी तो जीरो ही आएगा ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम लेकर और उधर भेजता हूं तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन में एलसीएम क्या हो गया वन प्लस कॉस थीटा इंटू में वन माइनस कॉस थीटा। चलिए तो ये यहाँ पर कॉस से कॉस कट गया तो ऊपर आ गया टू, और नीचे क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर थीटा हमेशा अपोजिट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, इसलिए मैंने ये आंसर ला दिया। क्या बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ कि भाई बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर रुपीज इतना गेनिंग वन सिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस। यहां पर बोला गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर 24,318 रुपए में बेचा, और बोला जाता है कि वो गेन करता है वन सिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस, अपनी सेलिंग प्राइस का वन सिक्स गेन करता है। मान लीजिए वन सिक्स किसका सेलिंग प्राइस का ना, तो जो नीचे लिखा है वो सेलिंग प्राइस है भाई। बोलता है गेन करता है ना सेलिंग प्राइस का वन सिक्स, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो उसका वन सिक्स मतलब छठवां हिस्सा, वन सिक्स हिस्सा मतलब 6 में से एक हिस्सा, तो वो एक गेन करता है। तो भैया अगर सेलिंग प्राइस बेचने का प्राइस 6 है और एक गेन कर रहा है, तो मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस जो रही होगी वो एक गेन करने के बाद ही तो आई होगी ना, तो कॉस्ट प्राइस इसकी 5 रही होगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है गेन परसेंट कितना है भाई, तो भैया गेन परसेंट निकालना एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। आप बताइए 5 पर एक कमा रहा है, तो एक कमा रहा है 5 पर परसेंट में जाने के लिए 100%, क्योंकि भाई गेन परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो वो हमेशा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो यहां से इसका मतलब 20% होता है शास्त्रों में, आपको पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। 2.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। भैया मल्टीप्लाई पहले किया जाता है, टू टू जा 4, तो डिवाइडेड बाय 4 नहीं आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और इंटू में 8 माइनस 1। अब बी ओ डी डिवाइड पहले होगा तो ये डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा इंटू में 8 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई पहले होगा भाई, इसको माइनस पहले मत कर देना, नहीं तो 56 आंसर जाएगा जो कि गलत होगा। 8 8 जा 64 माइनस में 1, तो आंसर कितना आ गया 63। ठीक है, चलिए। अ थीव परस्यूड बाय पुलिसमैन 150 मीटर अहेड। भैया इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। इसका ये क्वेश्चन का मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई। इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पुलिसमैन पुलिसमैन और थीव दोनों को यहां से देख रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। इन दोनों के बीच में 150 मीटर की दूरी है, क्योंकि साथ में खड़े होते तो कॉलर पकड़ के खड़ा होता पुलिस वाला, किसकी, चोर की। रेशो बोला गया है स्पीड का कि पुलिसमैन की जो स्पीड है वो 5 है रेशो में, और थीव की स्पीड 4 है रेशो में। बोला गया है कि कितनी देर पहले पुलिसकर्मी के पकड़े जाने से कितनी देर पहले चोर कितनी दूरी भाग लेगा, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग लेगा। तो भाई जब भी ये क्वेश्चन पूछता है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागेगा या पकड़े जाने से पहले पुलिसकर्मी कितना भागेगा, पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितने किलोमीटर भागना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, तो उसको निकालने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको अगर बोला जाए कि इनके बीच का डिस्टेंस डी है, पुलिस और चोर के बीच का, और इनकी जो स्पीड है बोल दिया जाए कि इसकी स्पीड ए है और इसकी स्पीड बी है, तो उस केस में अगर बोल दिया जाए कि पुलिस कितना भागेगा, अगर पुलिस कितना किलोमीटर भागेगा, अगर ऐसा बोल दिया जाए पुलिस कितना किलोमीटर या मीटर भागेगा, कुछ भी बोल दिया जाए, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस लिखना है, टोटल डिस्टेंस लिखना है। उसके बाद दोनों की स्पीड का डिस्टेंस लिखना है। आपको किसका निकालना, पुलिसमैन का, तो पुलिसमैन की स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद अगर बोल दिया जाए कि थीफ कितना भागेगा, थीफ कितने किलोमीटर भागेगा, तो दोनों का डिस्टेंस लिखिए, नीचे दोनों का डिफरेंस लिखिए, यहां पर सिर्फ थीफ की स्पीड का मल्टीप्लाई करिए, यही यूनिट चेंज नहीं करना है। अगर यहां पर बोला जाए कि सर ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, उससे कोई मैटर नहीं है।
कोई मैटर नहीं है, आपका आंसर बस देखेंगे कि मीटर में है तो आंसर मीटर में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड कुछ में भी हो, कोई मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड नीचे भी है ऊपर भी है तो कट जाएगी यूनिट, ठीक है। अब हमारे से क्या बोला है कि सर थीफ कितना भागेगा, बोला ना चोर कितना भागेगा, पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागेगा, तो चोर कितना भागेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। थीफ कितना भागेगा तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कितना है 150, दोनों का डिफरेंस मतलब क्या सर, 5 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया 1, और कितना थीफ, तो थीफ की स्पीड 4, तो 15 फोर जा कितना हो जाएगा, ये 150 फोर जा कितना हो गया 600 मीटर, तो 600 मीटर भागेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इन अ मेंबर ऑफ क्लब इज 2:3। मेल और फीमेल के बीच का जो रेशियो है वो 2:3 है। अगर नंबर ऑफ मेल इंक्रीज कर दिए जाते हैं 200 से तो जो रेशियो बन जाता है वो 5:6 बन जाता है। भैया इस पूरे में अगर देखिए भैया, इस पूरे में बोला गया है कि सिर्फ कौन बढ़ रहा है भैया, मेल ही बढ़ रहे हैं, मेल 200 बढ़ रहे हैं। क्या फीमेल को बदला जा रहा है, फीमेल बढ़ रहे हैं नहीं, तो फीमेल फिर अलग अलग क्यों है, तो इनको हम सेम बनाएंगे, इनमें अभी तक रिलेशन नहीं था तो सेम बनाएंगे, जिस चीज को बदलने का नहीं बोला उसको कांस्टेंट बनाइए। रेशियो वाले क्वेश्चन में जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो आपको देखना है कि किस में चेंजेस नहीं हो रहा है, और जिसमें चेंजेस नहीं हो रहा है क्या वो सेम है, अगर वो सेम नहीं है तो उसको सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 को क्या मैं 6 बना सकता हूँ, पूरे में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4:6 बन जाएगा, ये 5:6 बन रहा है। देखिए फीमेल को नहीं बदला, चेंज ही नहीं है, मेल 4 से 5 हो गया मतलब एक बढ़ा, और वो बोल रहा कितना बढ़ा 200 बढ़ा, एक की वैल्यू 200। वो बोल रहा फीमेल कितने थे क्लब में, तो सर दोनों साइड 6 ही थे, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 200, तो 6 की वैल्यू कितनी 1200, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, आपको ये निकालना भैया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को जनरली मैं कैसे करता हूँ भाई, यहाँ पर आपको tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, अगर मैं 7 को उधर भेजता हूँ तो 3/7, तो आपको देखना है क्या यहाँ पर tan बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर मैं दोनों साइड ऊपर नीचे कॉस का डिवाइड कर दूं, कॉस थीटा का डिवाइड कर दूं, तो देखिए साइन में जब कॉस का इधर होगा तो साइन tan थीटा बन जाएगा, और यहाँ कॉस में कॉस का डिवाइड होगा तो ये 5 ही रह जाएगा, कॉस कट जाएगा, नीचे भी वही 7 tan थीटा हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा डिवाइड करने पर। कैसे डिवाइड होगा सर, क्योंकि 7 साइन थीटा था उसमें भी कॉस का डिवाइड होगा, प्लस 5 कॉस थीटा था उसमें भी कॉस का डिवाइड होगा, वो सेम प्रोसेस नीचे भी होगी, तो ये कट जाएगा ना भाई, और ये 10 बन जाएगा, वही मैंने किया, ठीक है। चलिए आगे सर tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 इंटू में 3/7 हो जाएगा, प्लस 5/7 इंटू में 3/7 हो जाएगा, -2, 7 से 7, 7 से 7, 5 और 3 8 हो गया, और 3 और में 2 गया 1, तो 8 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो पाइप किसी टैंक को 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं भैया, एक 48 मिनट में भर रहा है, एक 66 मिनट में भर रहा है, कोई बात नहीं सर। अगर दोनों टैंकों को साथ में खोला जाता है तो उनको कितनी देर बाद बंद कर दिया जाए ताकि जो बी पाइप है ना वो 32 मिनट में फिल कर दे भैया। एक बात बताइएगा, मैंने अगर टैंक की कैपेसिटी मान ली 1, मैं इसको 1 मानकर करता हूं भाई, तो ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 1/48 आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/66, ठीक है। एफिशिएंसी ये मानकर हम थोड़ा सा, हो सकता है टफ बन जाए, वैसे बनेगा नहीं, देखिए ये एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, ठीक है। बोला गया है कि दोनों को साथ में खोला जाता है लेकिन 32 मिनट में ही वो फिल कर दे, इसे इसके लिए क्या करें, मतलब हम बी पाइप को इतनी कितनी देर पहले बंद कर दें ताकि जो टैंक है वो 32 मिनट में ही भर जाए। बंद किसको कर रहा है, बी को, क्या ए को बंद किया जा रहा नहीं, तो सर ए भैया जो है वो पूरा 32 मिनट काम करेगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर 1/48 की स्पीड से पूरा 32 मिनट काम करेगा, तो कितना भर देगा, तो आप इसको डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 2 जा 4 8 जा 16 से कट जाएगा ना, 3 जा दुनी, तो भैया ये 2/3 टैंक भर दे रहा है, एक में से 2/3 टैंक भर दे रहा है भैया, एक में से 2/3 भर दे रहा है, तो कितना खाली बच रहा है सर, एक की कैपेसिटी थी, ए ने कितना भर दिया 2/3, तो बचा कितना, माइनस करूंगा तो बचेगा सर ये 1/3, 1/3 टैंक भरना बाकी है। मुझे बताइए कि 1/3 टैंक को भरने में बी कितना समय लेगा, बी जितना समय लेगा उतने ही मिनट तक बी को खोला जा रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर बी जो समय लेगा 1/3 टैंक को भरने में वो कितनी स्पीड से भरेगा, बी 166 की स्पीड से, ठीक है। तो ये 3 से ये 22 बार कट जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी 22, मतलब 22 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। यही सही आंसर है, क्योंकि एलसीएम लेने में थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरीके से करता हूं, ठीक है। चलिए इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं क्या, टफ पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए। इफ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन टेनिस एंड फुटबॉल इज 1,45,000, यहाँ पर टेनिस और फुटबॉल पर कितना किया जा रहा है भाई, टेनिस और फुटबॉल किधर है भैया, ये दोनों को ऐड किया तो 29% किया जा रहा है, और वो कितना बोल रहा है 1,45,000 किया जा रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5,000, 1% की वैल्यू 5,000 आ गई। क्या बोल रहा है भाई,
द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ऑल स्पोर्ट्स, भैया पूरे स्पोर्ट्स में जो खर्च कर रहा होगा वो 100% ही तो होगा। तो 1% की वैल्यू 5,000, तो 100% की वैल्यू 5 लाख की तो होगी। 5 0 मतलब 5 लाख, यही आंसर है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, देखिए ध्यान से। एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम 20 किलोग्राम राइस, हर महीने एक व्यक्ति 20 किलोग्राम राइस कंज्यूम करता है। इधर लिखते हैं भाई, कितना, 20 किलोग्राम राइस, और 8 किलोग्राम गेहूं खर्च करता है, कंज्यूम करता है। तो ये हो गया राइस और ये हो गया व्हीट। बहुत अच्छी बात है भैया। आगे क्या बोला जा रहा है, द प्राइस ऑफ राइस वॉज 20% ऑफ द व्हीट। जो राइस का प्राइस है वो 20% है किसका, व्हीट के प्राइस का। व्हीट अगर मैंने 5 मान लिया तो उसका 20% एक हो जाएगा प्राइस राइस का। आगे क्या बोला, अच्छा 20% कैसा होता है भैया, 20% होता है 1/5। मतलब अगर व्हीट 5 रेट का है तो उसका 20% एक जो है वो राइस होगा, ऐसा निकालना, ठीक है। बोला अगर उनका कुल खर्च 300 रुपए होता है, कुल खर्च 300 रुपए होता है, बोल रहा है अगर प्राइस जो है व्हीट का 20% बढ़ा दिया जाए, व्हीट का प्राइस 20% बढ़ाने का बोल रहा है भैया। तो देखते हैं व्हीट का प्राइस अभी कितना है, 5, 20% इसको बढ़ाइए, 20% इसको बढ़ाएंगे, 20% अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 अगर है तो एक बढ़ना चाहिए, बिल्कुल 5 है सर, 1% एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका प्राइस 6 हो जाएगा। अच्छा पहले अगर मैं देखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ भैया, ये 300 से मतलब ही मत रखो, मैं बोलता हूँ कि प्राइस इसका 1 रुपए और 5 रुपए ही है, तो एक के हिसाब से यहाँ पर 20 रुपए खर्च हो रहा है, ठीक है। एक के हिसाब से पहले 20 किलो में एक के हिसाब से 20 रुपए खर्च हो रहा है, और बाद में 5 के हिसाब से 8 किलो का, 8 किलो का 5 के हिसाब से 40 खर्च हो रहा है। टोटल कितना खर्च हो रहा है, 60 रुपए। तो ये 300 बोल रहा है, हम बोल रहे हैं 60 रुपए खर्च हो रहा है। बाद में क्या बोल रहा है वो, कि इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20%, ये बढ़ा दिया, व्हाट परसेंट रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ नीडेड, भैया कितना कंजम्पशन, कितना हाँ कितना राइस के कंजम्पशन में कमी होना चाहिए ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो 300 ही हो। तो मैं बोलता हूँ भैया 60 ही होने दो ना, 300 में क्यों कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं 60 रुपए खर्च हो रहा होगा, ठीक है, तो बाद में भी 60 ही खर्च हो। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 20% बढ़ा दिया, ये 6 रुपए हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ 6 8 जा 48, तो यहाँ पर ये 48 रुपए खर्च हो रहे हैं, हमको टोटल 60 ही कराना है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ कितना खर्च होना चाहिए, 12 रुपए ही खर्च होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है भैया, प्राइस कितना होना चाहिए, तो भैया 12 रुपए खर्च होना चाहिए 20 किलो में, तो प्राइस कितना आ गया। तो आप बोलेंगे सर कि 12 रुपए के हिसाब से अगर 20 किलो में से हर एक किलो का मैं प्राइस देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 2 6 तो 0.6 रुपए पर केजी इसका प्राइस आ रहा है। तो 0.6 रुपए इसका रेट आ रहा है। पहले एक रेट था, 0.6 हो गया। मुझे बताइए कि इसके रेट में कितना कमी करना पड़ेगा हमको। तो आप देखकर घंटी बज रही होगी सर, कितना, आप बोलेंगे सर 0.4 की कमी कर दी, कितने पर, एक पर, परसेंट में जाने के लिए 100, इसको सॉल्व करेंगे 40%, इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, बहुत ही सुंदर भाई, एक ट्राइंगल है, A फॉर एप्पल, B फॉर बिल्ली, C फॉर कैट, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें जो BC है वो 2 सेंटीमीटर कम है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ x मान ली, तो उसके 2 गुने से 2 कम है BC, इसके 2 गुने से में 2 कम है BC। आगे क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ AC एक्सीडेड बाय द लेंथ ऑफ AB बाय 10 सेंटीमीटर। AC जो है वो AB से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब x प्लस 10 है। क्या बात समझ में आ गया। आगे क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पूरा पेरीमीटर जो है वो कितना, 40 है। हम देखते हैं पेरीमीटर यहाँ कितना आ रहा है, तो x+10 प्लस 2x-2, तो इनका पेरीमीटर कितना आ रहा है, 40। चलिए सबको ऐड करते हैं, x+x 2x और 2x 4x, और ये 10 में से 2 गया 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। x की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ पर बोल रहा है स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है भाई, तो ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 8, 2 × 8 16-2, तो कितना हो जाएगा 14। ये कितना आ जाएगा 8+10 18, भैया तो आपको तो वो तो पहले ही दिख रही थी ना, 8 है, यही आंसर है। साइड पूरी निकाल दी, अगर पूछ रहे लॉन्गेस्ट तो ये हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट टी पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल है उसकी टेंजेंट मान लेते हैं ये इस 32 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से टी का जो डिस्टेंस है, कुछ अजीब सा बन गया ये ट्राइंगल, ठीक है, वो कितना है 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर निकालिए भैया, तो यहाँ पर ये तो रेडियस होती है और ये 90 डिग्री बनाती है, हमेशा आपको पता है ये रेडियस होती है। तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, घंटी बज रही है ट्राइंगल में, ये मान लेते हैं ये बेस है सर, ये परपेंडिकुलर है, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, ये मान लेते हैं हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हो तो रेडियस निकालना, तो क्या होगा,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रेडियस बेस की तरह काम कर रही है इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर। भैया इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 4080 आएगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता देता हूं। एक ट्रिपलेट होता है क्या, एक ट्रिपलेट होता है, वो क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है क्या, 3 4 5, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, एक सेकंड, 3 4 5, अगर ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, तो ये 5 है, ये ट्रिपलेट होता है भाई। आप देखिए कहीं ना कहीं ये 32 कितने गुना है इसका, आप बोलेंगे 8 गुना। ये कितने गुना है, 8 गुना, तो पक्का ये भी 8 गुना ही होना चाहिए। तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो रेडियस कितना आ गया 24। तो रेडियस की वैल्यू अगर 24 आ गई, मतलब इसको सॉल्व करके यहाँ से 24 आ गया, आपसे बोला डायमीटर निकालने का, तो डायमीटर कितना, उसका डबल 48 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो सिलेंडर हैं जिनकी रेडियस दी हुई है बेस की इतनी, उनकी हाइट दी हुई है इतनी, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का निकालना है रेशियो। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। दोनों दो कर्व्ड सरफेस एरिया है, दो सिलेंडर, उनका रेशियो, तो भाई 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कहीं ना कहीं इनका ही तो रेशियो होगा। तो पहले की रेडियस कितनी है 4, दूसरे की 5, इनटू में हाइट पहले की कितनी है 5, दूसरे की कितनी है 7, भैया 5 से 5 कट गया, 4/7 आंसर आ गया। आप बोलेंगे सर एक्स क्यों नहीं माना, वाई क्यों नहीं माना, भाई रेशियो में है तो ये कटना तो है ही ना, जब जिसको बाद में कटना ही है तो फिर पहले से मिलने से क्या मतलब। ठीक है, लेकिन मिलने के बाद पता लगता है कि कटना था। आगे देखिए, इन अ गार्डन देयर आर 6 डेसी प्लांट्स, डेसी मतलब गुलबहार, डेजी, ठीक है, गुलबहार के जो है 6 पौधे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, गुलबहार के 6 पौधे हैं डेजी के। ईच ईयर गार्डनर एड्स 3 न्यू, हर साल गार्डनर ना 3 प्लस करता है, कितने, 3 प्लस करता है। आगे क्या बोला गया है, ही है जैस्मिन प्लांट्स 26, उसके पास जैस्मिन के 26 प्लांट्स हैं, और हर साल वो 2 गवा देता है, मतलब लूज कर देता है, या खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो पौधे। आपसे क्या बोल रहा है भाई, क्या पूछ रहा है कि कितने साल बाद, पहले साल से कितने साल बाद, क्या बोला गया है, पहले वर्ष से कितने समय के बाद गुलबहार के पौधे चमेली के पौधे के बराबर हो जाएंगे भैया। तो देखिए इनको करते जाते हैं, ये तो पहला साल हो गया फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर हो गया। दूसरे साल क्या होगा भाई, दूसरे साल आप बोलेंगे 3 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएंगे ये पौधे, इसमें 2 कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 2 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24, फिर 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 22, फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और इसमें 20, फिर और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 2 कम 18। तो देखिए यहां बराबर हो गए। कब बराबर हुए सर, पहले साल से कितने साल बाद, तो 1 2 3 4 साल बाद। 4 साल इसका आंसर होगा, 5 मत लगा देना, क्योंकि उसने स्पेशली बोला है, देखिए क्या बोला है उसने, पहले वर्ष के कितने वर्ष बाद। अगर वो बोलता है कितने वर्ष बाद तो आंसर आता है 5 साल, लेकिन पहले वर्ष से कितने वर्ष बाद तो आएगा 4। अगर अगर वो बोलता है कि दूसरे वर्ष से कितने साल बाद, मतलब दूसरे वर्ष से कितने साल बाद, तो 3 साल आंसर है। तीसरे वर्ष से कितने साल बाद, तो 2 साल आंसर है। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 का रूल क्या होता है भाई, अगर मैंने बोला ए बी सी डी एक नंबर दिया हुआ है तो ऑल्टरनेट डिजिट्स देखते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम अगर करते हैं अपन, और उनका डिफरेंस अगर 0 आ जाता है, 11 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है, तो वो नंबर 11 से कटेगा। तो यहां पर देखते हैं सर, ऑल्टरनेट डिजिट 3 और 1 4, 4 और 0 4 ही होगा। अब यहाँ पर 5 और 9 14 और 1 15, इनका डिफरेंस लिएंगे तो हम कितना आ गया 11। तो सर ये तो डिविजिबल हो रहा है। इधर देखते हैं 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो 9 में से 9 गया 0, तो ये भी 11 से कटेगा। यहाँ देखते हैं 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 में से कितना 2, तो सर ये भी 11 आ रहा है, ये भी कटेगा। अब देखते हैं 1 और 0 1, 1 और 2 3 3, अच्छा 8 और 1 9, 9 और 4 कितना होता है 13, इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, भैया 10 आ रहा है इनका डिफरेंस, ये नहीं कटेगा, तो यही आंसर है, जो नहीं कटेगा वही आंसर है। अगला, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन भाई, ये निकालना है आइडेंटिटी को, बिल्कुल घूर कर देखिएगा। यहाँ पर बोला गया कॉट की पावर 4 थीटा, थीटा क्या वो 5 दिया हुआ है, मैं थीटा ही मान रहा हूँ उसको, थीटा इज इक्वल टू 1। मैं बोलता हूँ भाई अगर इसको मैं उधर ले जाऊंगा, एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालता हूं ना भाई, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा माइनस को उधर, तो ये प्लस का बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो घंटी बज गई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कॉसेक लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझा बात को। चलिए
अब मैं बोलता हूँ इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो क्या मैं इसको कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन की पावर 4 थीटा लिख सकता हूँ? क्योंकि कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस अपॉन में साइन, कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस अपॉन में साइन। अच्छा, यहाँ पर कॉस कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये 2 कट गया, तो भैया कॉस की पावर 4 थीटा, नीचे जो स्क्वायर था उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं कॉस 4 की जगह साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखिए घंटी बज गई होगी आंसर आने के लिए। क्या कॉस 4 की जगह साइन की और 4 लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो चल रहा है। और इसके लिए तो भाई एक बालिक नाबालिग हर बच्चा जानता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट को भाई स्टडी करना है और आपको आंसर देना है कि यदि इंग्लिश के बच्चे 3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो मैथमेटिक्स के कितने घंटे करते हैं? भैया यहाँ पर देखो टाइम का ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। इंग्लिश के बच्चे 15% पढ़ाई कर रहे हैं, वो बोल रहा है 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। 15% की वैल्यू 3 घंटे, तो बोल रहा है मैथ्स के कितने घंटे? तो मैथ्स के 35% कर रहे हैं। तो 3 की वैल्यू 15 के बराबर है, 35 की वैल्यू निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन था भाई, 7 घंटे इसका आंसर आ गया। 7 घंटे इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मंथ हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्शन टू द मंथ ऑफ हैविंग लीस्ट प्रोडक्शन? हाईएस्ट प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये, लीस्ट प्रोडक्शन कितना हो रहा है 45, दोनों का रेशियो निकालना भाई। तो कर देते, बहुत ही इजी है। किससे कट रहा है ये? 9 1 9 2 18, 9 5 जा, तो 12:5, क्योंकि हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट पूछा, 12:5। ये नहीं लगा देना, ये स्मॉलेस्ट से लोएस्ट है। ठीक है, आगे भैया ये देखिए, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बोलती है अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जिसमें जिसमें कोई भी क्या ना हो, जिसमें कोई भी क्या ना हो, जिसमें कोई भी क्या ना हो, जिसमें कोई पावर ना हो, वो होती है लीनियर इक्वेशन। मैंने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, एक इक्वेशन है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अगर दो इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, और ये बोल दिया गया कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो यहां से a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 बराबर हो जाता है c1/c2। अच्छा, इसको कई बार समटाइम्स ये c को उधर भेज कर दे दिया जाता है ऐसा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, इक्वल टू के बाद देगा तब भी यही लगे। ठीक है, तब भी यही कंसेप्ट लगेगा। तो यहां पर हम देखते हैं सर, यहाँ पर a1 क्या है भैया? तो a1 की जगह यहाँ पर दिया हुआ है a, a2 की जगह 3। तो देखते हैं, पर यहाँ पर ये प्लस चल रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं इक्वेशन को पहले लिखता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 3x। अच्छा, ये माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, तो मैं माइनस को मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, बाहर प्लस बचेगा। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 2a वाई इज 6। ठीक है, क्योंकि साइन देखिए प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा सर, दिस अपॉन दिस, मतलब a/3 इक्वल टू b अपॉन में -5 प्लस 2a इक्वल टू 2/6। भैया इन दोनों का यूज करूंगा मैं, तो 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा। ये 1/3 रेशियो है, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ये 3 से 3 कटेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, तो अगर मैं फिर से यूज कर लेता हूँ a का, कि a की वैल्यू 1 आई, तो इन दोनों का यूज कर सकते हैं हम, या इन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो मतलब a की वैल्यू 1 आई तो आगे पुट करिए, b अपॉन में -5 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 1/3, ये तो चल ही रहा है। तो सर यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा -3, -3 से -1 बार में, तो -1 आंसर आ जाएगा। तो ये और माइनस ये, तो यही आंसर है। अगला क्वेश्चन तो बचा नहीं है भाई। ये रहे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे भाई। अगली क्लास में मिलते हैं 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी भाई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।